एक 11 साल का बच्चा अपना घर छोड़कर भागा दिल्ली पहुंचा। यहां उसने कूड़ा बीना, झूठन खाया, बर्तन मांजे, फुटपाथ पर सोया, लेकिन अपने लक्ष्य से उसका ध्यान नहीं भटकने दिया। वो कुछ अलग करना चाहता था। दुनिया की मुसीबतें और खराब आदतें उसे बिगाड़ नहीं पाई। वो काजल की कोठरी में रहा, लेकिन उसका दामन बेदाग रहा। आज वो दुनिया का बड़ा फोटोग्राफर है। दुनिया के मशहूर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में उसका नाम आता है। जिनकी जिंदगी भटक रही है, वो रास्ता पाने के लिए ये कहानी जरूर देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम विक्की रॉय है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफी मैंने इस वजह से चूज़ किया था कि मुझे लालच था कि शायद फोटोग्राफी से घूमने फिरने को मिलेगा, बट ये नहीं पता था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 10वीं पास हूँ तो मैं हमेशा एज ए अच्छा असिस्टेंट बन सकता हूँ। तो ये मेरे शेल्टर होम की लाइफ है कि किस तरीके से मैं शेल्टर होम में रहता था, तो वो सब मैंने शूट किया था। तो ऐसे ही काम करते गए और चीज़ें अपने आप मिलती चली गई। तो जैसे मैं 2016 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में आया था। फिर 2018 में वोग मैगजीन के मैं 40 अंडर 40 लिस्ट में। सो सडनली मुझे लगा कि अब मैं 30 क्रॉस कर चुका हूँ। मैं जब 4-5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था। और मेरे फादर टेलर मास्टर थे और हम टोटल 7 भाई बहन थे। तो हमारी घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ जो हमारे फादर की पर डे की इनकम 15 से 20 रुपए होती थी, तो लाइक वन टाइम ही खाना बन पाता था। तो मेरे फादर का ड्रीम था कि मेरा एक लड़का एटलीस्ट क्लास 10th तक पढ़ ले। तो इस वजह से उन्होंने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए। और बिकॉज मेरे नाना जी बोकारो स्टील सिटी में काम करते थे, मेरे एक मामा जी बोकारो स्टील सिटी में काम करते थे, तो उनको लगा कि वहाँ पे रहेगा तो एटलीस्ट थोड़ा पढ़ लिख लेगा। जब मैं 11 साल का था तो 11 साल की उम्र में मैंने बचपन में कोई फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद मैं घर से भाग जाऊं तो हीरो बन जाऊंगा या अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो मैंने अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और मैं स्टेशन गया तो दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी। तो मैं जस्ट ट्रेन में बैठ गया और मैं नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा। पता नहीं था कि दिल्ली में आके क्या होगा। सो पहली बार इतने बड़े ट्रैक्स देख रहा था, इतने बड़े प्लेटफॉर्म देखा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो प्लेटफॉर्म के एक कोने पे बैठ कर रोने लग गया। और मुझे रोते हुए कुछ बच्चों ने देखा, जो बच्चे कबाड़ी चुनते हैं ट्रैक पे। तो उसने मुझसे आकर के पूछा कि वही लड़के घर से भाग कर के आया है। तो मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई एंड हम अच्छे दोस्त हो गए हैं। फिर मैं भी उनके साथ घूमना चालू किया एंड 2-3 दिन के बाद मैं भी उनके साथ एज ए रैग पिकिंग का काम करने लगा, कबाड़ी चुनने का काम करने लगा। तो जो लोग पानी की बोतल पी करके फेंक देते थे, हम ट्रैक पे पैदल चलते थे और उन बोतल को इकट्ठा करते थे। फिर उनको हम दोबारा धुलते थे और उसमें हम ठंडा पानी, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म में एक वाटर कूलर लगा होता था, तो हम वो ठंडा पानी भरते थे। और उसके बाद जनरल बोगी में इतना क्राउडेड होता है कि लोग एक बार अंदर चला जाए तो बाहर नहीं आ पाता है। तो हम वो अंदर घुस जाते थे किसी तरीके से और उसके बाद हम वो 5-5 रुपए में सेल कर देते थे पानी की बोतल। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि प्लेटफॉर्म में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो हमारे लग्जरी ट्रेन है वो जब आके टर्मिनेट होते हैं नई दिल्ली स्टेशन में, तो उनके पेंट्री कार में काफ़ी खाना बचा होता था। तो हम जा कर के वो लेके भाग जाते थे, वो लोग हमें कुछ नहीं बोलते थे। तो खाना हमें ऐसे मिल जाता था, वो भी अच्छे क्वालिटी का खाना। और
बट ये था कि सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हर दिन लड़ाइयाँ होती थी। कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी किसी पैसेंजर का कुछ सामान चोरी हो गया वो मारते थे। हर एक प्लेटफॉर्म में एक दादा टाइप का होता था, तो वो कभी पैसे छीन लेते थे एंड थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी तो वो ब्लेड मार देते थे। तो लगा कि अगर प्लेटफॉर्म पे रहूँगा तो शायद मेरे चेहरे पे भी कभी ब्लेड का निशान पड़ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं रहूँगा। तो नई दिल्ली स्टेशन के बगल में अजमेरी गेट है और वहाँ पे रिक्शे वालों के लिए छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। तो मैं एक ढाबे पे गया और उनको मैंने कहा कि मुझे काम चाहिए, और उन्होंने मुझे एज ए डिश वॉशर का काम दिया। तो मैं वहाँ पे फिर एज ए डिश वॉशर का काम करने लगा और मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं घर से क्यों भाग करके आया, क्योंकि इससे बेटर लाइफ मेरी घर पे थी। काफ़ी दुख होता था, बट रोने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो बस रो करके सो जाता था मैं वहाँ पे। तो जब मैं ढाबे पे काम करता था तो थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे काम दिया था रोटी बनाने का। तो मैं फिर रोटी बनाना सीखा एंड मैं अच्छा रोटी बना लेता हूँ, गोल एकदम। तो उस समय मुझे याद है कि 1 किलो आटे में कितना रोटी बनता है ना, वो भी हमें गिनना पड़ता था। तो मुझे आई रिमेम्बर कि मैं 1 किलो में 28 रोटी बनते थे। तो बिल्कुल याद हो गया था कि अच्छा 5 किलो आटा का रोटी बनना है तो इतने रोटी बनेंगे और इतना ख़त्म हो जाता है शाम तक। तो मुझे लगता है कि जो एक एक लाइफ के ढाबे की वो मैंने इंजॉय किया हूँ। ऐसा नहीं कि वो मुझे अभी काम नहीं आ रहा। तो एक दिन एक भैया वहाँ पे खाना खाने के लिए आए, मैंने उनको खाना सर्व किया। तो संजय श्रीवास्तव नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ढाबा ओनर से बात किया और मुझे एक संस्था है दिल्ली में सलाम बालक ट्रस्ट के नाम से। तो जब मीरा नायर की एक फ़िल्म आई थी 1988 में सलाम बॉम्बे, तो उस मूवी के प्रीमियर से जो पैसा आया था उससे ये ट्रस्ट बना था, सलाम बालक ट्रस्ट। तो मुझे सलाम बालक ट्रस्ट भेज दिया। मैं वहाँ पे गया, थोड़े दिन रहना चालू किया। तो मेरे पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स था नहीं, आईडी प्रूफ वगैरह। तो उन्होंने मेरा एक एफिडेविट वगैरह बना के और क्लास 6 में मेरी एडमिशन करा दी, क्योंकि मैं 5वीं तक घर से पढ़ करके आया था। तो जब ढाबे के बाद मैं सलाम बालक ट्रस्ट पहुंचा और सलाम बालक ट्रस्ट में हमें 3 टाइम अच्छा खाना मिलता था। मॉर्निंग में हमें ब्रेड, बटर और दूध वगैरह मिलते थे। तो हम काफ़ी इंजॉय करते थे। लाइक घर में तो दूध पीने को नहीं मिलता था, यहाँ पे आके आपको दूध मिल रहे, सब कुछ एक अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा। लंच हमें दाल चावल सब्जी और रोटी मिलता था। इवनिंग न्यूट्रिशन मिलता था। तो इवनिंग न्यूट्रिशन में भी हर दिन अलग अलग चीज़ें मिलते थे। लाइक किसी दिन इवनिंग में फ्रूट्स मिलते थे, किसी दिन जलेबी मिलता था, किसी दिन चाउमीन मिलता था। तो काफ़ी मज़ा आया है लाइफ जीने में। तो मुझे तो बिल्कुल अफसोस नहीं होता है कि वो मैं सलाम बालक में रहा हूँ या स्ट्रीट पे रहा हूँ। तो जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे बहुत कम परसेंटेज आए, 48% आए। तो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के टीचर थे उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ नहीं, मैं अपना ट्रैक चेंज करूँ और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करूँ। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है। तो 2005 में मुझे सलाम बालक से निकलना था, क्योंकि हम 18 साल के बाद नहीं रह सकते हैं शेल्टर होम में। तो सलाम बालक ने मुझे एक जगह जॉब ढूंढ के दिया और एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफ़र है, अनईमान नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे जॉब दिया एज ए फ़ोटो असिस्टेंट। कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 3000 सैलरी दूंगा, सेल फ़ोन दूंगा और बाइक दूंगा। और मुझे लगा कि वाह ये तो काफ़ी बढ़िया जॉब है, मतलब फ़ोन मिल रहा, बाइक मिल रहा। तो मैंने एक्साइटेड होकर के हाँ बोला उनको। तो ही सेड कि मेरे साथ काम करोगे तो आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। तो आई सेड कि वाई सर। तो ही सेड कि बहुत सारे यंग लड़के काम करते हैं और 6 महीने में अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। तो मुझे आपको चीज़ें बताने में 1 साल लगेगी, तो उसका मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए और मैं आपको 3 साल में एक लेवल पे खड़ा कर दूंगा। तो मुझे उनकी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी और मैंने उनको बहुत हैप्पीली बोला कि हाँ सर
मैं करूँगा आपके साथ। और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और मैंने फिर सलाम बालक से लोन लेके एक फ़िल्म कैमरा ख़रीदा, निकॉन F80, जो मेरी पहली पिक्चर है। ये होली था, तो बेसिकली मैं उस समय कलर रोल डाला था, पहला रोल मैंने। और मुझे हर महीने 500 रुपये लोन के रिटर्न करने होते थे, तो मुझे 3000 रुपये में से 500 दे देता था, तो 2500 में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो मैं कभी कभी जाके 5 स्टार होटल में जाके वेटर का काम कर लेता था, शादी में वो लाइटें उठा लेता था, तो उससे जो पैसा मिलता था मैं फ़िल्म रोल ख़रीदता था एंड फ़ोटो शूट करता था। तो उनको फिर मैंने असिस्ट करते करते फ़ोटोग्राफ़ी सीखा और 2007 में अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से। और वो एग्जीबिशन मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो 3 टाइम लंदन ट्रैवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया। और उसके बाद 2008 में मैं एक वर्ल्ड वाइड फ़ोटोग्राफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के फ़ोटो खींच के भेजो, तो मैंने दिल्ली मेट्रो में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का उस समय काम चल रहा था। आई रिमेंबर 2008 के आसपास साकेत मेट्रो एंड इन सब जगहों पे। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग अर्ली इवनिंग ब्लू लाइट के साथ जा करके शूट किया और मैं बहुत एक्साइटेड होकर के गया और अपने बॉस को दिखाया कि सर ये सब फ़ोटो मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो मेरे बॉस ने कहा कि ये फ़ोटो तो सबमिट करके आप नहीं जीत सकते हो। तो आई सेड कि वाई सर? तो ही सेड कि इससे बड़े बड़े क्रेन यूज न्यूयॉर्क में होता है, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इंडिया में रहते हो, इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ थोड़ा शूट करो कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो फिर मैं जा कर के थोड़े से जो बिल्कुल देसी स्टाइल में कंस्ट्रक्शन होता है कि औरत गमला उठा रखी है, उसके बच्चे उनका साड़ी पकड़ करके जा रहे हैं, तो इस तरह का मैंने कंस्ट्रक्शन के फ़ोटोग्राफ्स खींचे और वो मैंने भेजा और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं फाइनली यूएस गया एंड बहुत एक्साइटेड था। एंड उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफ़र चुने, तो 2 यूएस से था, एक हांगकांग से था और एक मैं इंडिया से था। तो मुझे उन्होंने 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करने के लिए। हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल। तो मैं उसका गोल्ड अवार्ड होल्डर था और उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगम पैलेस। तो मुझे तो नहीं पता था कि बकिंगम पैलेस क्या है। तो जब मैं जा रहा था तो सभी कोई मेरे से पूछ रहा था, हे बिक्की, आर यू एक्साइटेड, आर यू गोइंग बकिंगम पैलेस टू लंच विद प्रिंस एडवर्ड? सो आई सेड कि हाँ ठीक है, बट इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है। सो जब मैं गया बकिंगम पैलेस तो मैंने देखा कि सभी लोग बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और मैं बकिंगम पैलेस के अंदर से बाहर का फ़ोटो खींच रहा हूँ। सो इट्स फील लाइक ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि कहाँ मैं एक टाइम में नई दिल्ली स्टेशन में कबाड़ी चुनता था और मैं प्रिंस के साथ बैठ करके बकिंगम पैलेस में लंच कर रहा हूँ। 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने फर्स्ट टाइम एक फ़ोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज़ किया। तो हम 8 फोटोग्राफ़र को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेके गए। तो ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फ़ोटोग्राफ़र शो से बाहर निकल जाता था। तो टोटल ये 10 एपिसोड का शो था और मैं 9th एपिसोड में इस शो से बाहर निकला, तो मैं टॉप 4 में था इसमें। एंड उसी साल फिर मेरा पहला फ़ोटोग्राफी बुक आया होम स्ट्रीट होम के नाम से। तो उस बुक का नाम होम स्ट्रीट होम इस वजह से रखा था क्योंकि मैं पहले घर पे था, फिर मैं सड़क पे रहा, फिर मैं शेल्टर होम में रहा और शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया था। कहते हैं कि जो खूबसूरत तस्वीर होती है ना, वो हमेशा डार्क रूम में तैयार होता है एंड उस नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के भी लाइफ में जो बहुत टाइम एक डार्कनेस आती है एंड लोग उससे घबरा जाते हैं, तो आई थिंक उनको वेट करना चाहिए क्योंकि भगवान उनके लिए एक पॉजिटिव अच्छी तस्वीर बना रही होती है। तो इस वजह से वो थोड़े टाइम डार्क आ जाती है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि उससे घबराना नहीं चाहिए, जस्ट वेट करो, भगवान आपके लिए अच्छी तस्वीर बना रही है।